जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में मैं तुम्हारे साथ पीवाईक्यू एनालिसिस करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, ये किसी भी सिंसियर एस्पिरेंट से नहीं छिपी है। हमेशा क्लासेस में मैं बोलता हूं, हम सारे टीचर्स बोलते हैं कि बेटा पीवाईक्यू करो, क्योंकि तुम्हें अगले साल यूपीएससी, एपीएससी, बिहार पीसीएस, गुजरात पीसीएस, अरुणाचल पीसीएस कोई भी एग्जामिनेशन देना है। उस एग्जामिनेशन के डिमांड को समझना है, तो डिमांड कैसे समझेंगे उस एग्जामिनेशन का? डिमांड समझेंगे, पहले तो हमने नोटिफिकेशन देखा, नोटिफिकेशन से हमें सिलेबस मालूम हुआ, लेकिन उस सिलेबस से क्वेश्चन कैसे आता है, इसके लिए आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना चाहिए। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, राइट? पीवाईक्यू एनालिसिस के टाइम में या पीवाईक्यू देखने में, जब मैं अभी ये डिजाइन कर रहा था थंबनेल तुम्हारे लिए, तो एस्पिरेंट ने इन 3 स्टेज से गुजरता है। पहला तो ये अमेज वाला कि अबे पूछ क्या लिया, क्या है दद्दा ये। दूसरा कि जो पूछा, अब थिंकिंग वाला कि यार इसको बनाते कैसे हैं ये। अगर सपोज क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज क्विट इंडिया मूवमेंट है, तो अच्छा क्विट इंडिया मूवमेंट में ऐसा कुछ हुआ था क्या, मैंने जितना पढ़ा था उसमें से एक पॉइंट नया है, तो ये पॉइंट सही है या गलत है, ये एनालिसिस के टाइम में। एंड फाइनली जब आप कंक्लूजन पे पहुंच गए, मजा मा वाला, तो ये तीनों स्टेज से तुम भी अभी गुजरोगे, राइट? लेट्स डिस्कस द पीवाईक्यू, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने है, और हम इसमें यूपीएससी का और बाकी स्टेट पीसीएस के भी पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। रीजन क्या, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे अभी एग्जांपल दिया ना, तो चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट है या रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, इंडिया के क्लासिकल डांसेस हैं, वो आसाम के लिए, गुजरात के लिए, बंगाल के लिए, अरुणाचल के लिए, बिहार के लिए सेम रहेंगे। वहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वो कॉमन थीम है सिलेबस का, इसलिए डू नॉट इग्नोर द क्वेश्चंस ऑफ अदर स्टेट पीसीएस एज वेल। बिल्कुल नहीं गाइज, यूपीएससी तक क्वेश्चन पूछता है स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन को रिफाइन करके। कई बार तो डायरेक्टली बताया था ना क्लास में, राजकुमार शुक्ल के बारे में पहले बिहार पीसीएस ने पूछा था कि कौन थे वो जिन्होंने गांधी जी को कन्विंस किया कि दादा हमारे साथ चंपारण चलो। जो काम बाल गंगाधर तिलक नहीं कर पाए होम रूल में गांधी जी को पार्टिसिपेट करवाने का, वो चंपारण ले जाकर राजकुमार शुक्ल ने कर दिया था। तो बिहार पीसीएस ने पूछा था इसे, बाद में यूपीएससी ने भी पूछा, और कई और एग्जामिनेशंस में भी। सो दैट्स व्हाई डू नॉट इग्नोर द क्वेश्चंस, पीवाईक्यू इग्नोर नहीं करने का। पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़ो इसको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच। अच्छा एक और बात गाइज, मैं पीवाईक्यू एनालिसिस बोल रहा हूं, आंसर की रटने नहीं बोल रहा हूं। तो ये क्वेश्चन का आंसर ए बी सी डी है, मेरे को नहीं मतलब है इससे, बिल्कुल नहीं मतलब है। मुझे मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन के आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, क्या आइडियल मेथड होना चाहिए, और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम आज क्या सीखें कि अगले बार फ्यूचर में काम आए। ठीक है, सो एनालिसिस करना है, आंसर नहीं रटना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। पहला, ज्यादा जूम हो गया। पहला, it recommended English as the medium of instruction for higher studies. Okay. It laid stress on female education and vocational training. ठीक है, अब हमें वुड्स डिस्पैच मालूम है या नहीं है? अगर मालूम है तो अच्छा है, यू कैन गो टू द आंसर। मालूम है तो कितनी चीजें मालूम है, और अगर नहीं मालूम है तो आज पीवाईक्यू से सीख लेंगे, हमारा पर्पस फुलफिल हो गया पीवाईक्यू से सीखने का। आ जाओ वुड्स डिस्पैच पर आते हैं, एक्सप्लेन ही किए देता हूं मैं तुम्हें वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच, इसको डिस्पैच लिखो या ऐसे डिस्पैच लिखो, दोनों बराबर है, अंग्रेजी भाषा का शब्द ब्रिटिश अंकल का दिया हुआ। डिस्पैच का मतलब मीनिंग, मैसेज, इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या है, मैसेज, अ स्पेसिफिक मैसेज जो कि ड्राफ्ट करके दिया गया होगा किसी पर्टिकुलर फॉर्म में, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो ये जो हमारे वुड्स अंकल हैं, लकड़ी वाला वुड नहीं समझना, चार्ल्स वुड इनका नाम है। तो हमारे जो वुड अंकल थे, इन्होंने एडुकेशन से रिलेटेड मेजर्स, एडुकेशन से रिलेटेड प्लान बनाकर इंडिया भेजा था 1854 में, इसी को वुड्स डिस्पैच बोला जाता है। तो पहली बात हमने क्या सीखी वुड्स डिस्पैच से, कि दिस इज रिलेटेड टू एडुकेशनल रिफॉर्म्स और एडुकेशनल चेंजेस इन ब्रिटिश इंडिया। टाइम क्या दिख रहा है, 1854, मतलब इस टाइम में इंडिया में कोई गवर्नर जनरल होगा, वाइसराय होगा कि गवर्नर जनरल होगा, बताओ? हाँ सही,
गवर्नर जनरल, उसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय 1858 से बुलाएंगे। फर्स्ट वाइसरॉय कौन था और फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, दोनों तुम बता देना नीचे कमेंट में। टू गवर्नर जनरल डलहौजी, डलहौजी अंकल। डलहौजी अंकल क्यों फेमस हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए। क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? सो एज पर दिस पॉलिसी इफ अ किंग डाइज विदाउट हैविंग अ बायोलॉजिकल सन, मतलब अपना बेटे के बिना मरता है, विदाउट हैविंग अ लीगल हेयर टू द थ्रोन, मतलब थ्रोन के सक्सेसर के बिना, देन हिज टेरिटोरी वुड लैप्स इनटू द टेरिटोरी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एडॉप्टेड सन को एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये पॉलिसी क्या डलहौजी ही लेकर आया था? डिड ही इन्वेंट दिस? हाँ, या फिर इससे पहले भी किसी ने यूज किया था? क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ओरिजिनली डलहौजी ने डेवलप किया था? ये क्वेश्चन भी मुझे कमेंट में बताओ। जिस रोज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं डिटेल में आंसर करूंगा ही, बट आज मैं चाहता हूं कि तुम बताओ। आगे बढ़ते हैं। डलहौजी को भेजता है गवर्नर जनरल डलहौजी को। अब इसमें मेजर्स क्या क्या है वुड्स डिस्पैच में? तो वुड्स डिस्पैच के मेजर्स, इसके फीचर्स क्या हैं? तो फीचर्स में चार्ल्स वुड बोलता है इट वाज इन फेवर ऑफ एडुकेशन इन इंडिया इन वर्नाकुलर मीडियम फॉर प्राइमरी एडुकेशन। प्राइमरी एडुकेशन के लिए क्या बोलता है, कौन सा मीडियम यूज करना चाहिए? वर्नाकुलर मीडियम। वर्नाकुलर मतलब अगर असम में एडुकेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो तभी गवर्नमेंट थी वो आसाम में एडुकेशन प्रमोट करना चाहती है तो यहाँ पे असमीज लैंग्वेज में प्राइमरी एडुकेशन देना चाहिए। अगर बंगाल में कर रहे हैं तो बांग्ला में। यही वर्नाकुलर कहने का मतलब हुआ, मतलब कि लोकल लैंग्वेज का यूज करके, लोकल लैंग्वेजेस का यूज करके। किस चीज के लिए? लेकिन प्राइमरी एडुकेशन के लिए। तो प्राइमरी के बाद फिर सेकेंडरी के लिए क्या यूज करेंगे? फॉर सेकेंडरी, सेकेंडरी के लिए एंग्लो वर्नाकुलर। हाँ, फिर उसने ये भी बोला कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्नाकुलर मीडियम में ही सालों भर, मतलब पूरी जिंदगी उनको पढ़ाएंगे। जब वो बच्चा सेकेंडरी में जाता है या हायर सेकेंडरी में जाता है तब एंग्लो वर्नाकुलर मीडियम होना चाहिए। मतलब इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर दो बट प्राइमरी के बाद करो। मतलब थोड़ा दिल का साफ लग रहा है चार्ल्स वुड, वो समझ रहा है कि इंडियंस की नीड है कि पहले उनको उनके वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाइए। मीन्स ही वाज इन फेवर ऑफ प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। इससे पहले भी एक बंदा था जिसने एडुकेशन पे काम किया था, मैकॉले। बड़ा कमीना टाइप का था वो तो चाहता ही नहीं था कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो, वो सब जगह इंग्लिश इंग्लिश, प्राइमरी में भी इंग्लिश। लेकिन वुड्स बोला था नहीं, प्राइमरी एडुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज में दो, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में एंग्लो वर्नाकुलर दो, और हायर स्टडीज के लिए क्या करो? हायर स्टडीज के लिए, फॉर हायर स्टडीज, हायर स्टडीज के लिए बोल रहा है कि भैया हम तो अंग्रेज है ना, तो हम इनको भी अंग्रेज बना देंगे ऐसे इंग्लिश। यही है वुड्स डिस्पैच के इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस। प्राइमरी लैंग्वेज वर्नाकुलर में, सेकेंडरी से एंग्लो वर्नाकुलर, हायर स्टडीज के लिए इंग्लिश। इसके अलावा और क्या बोल रहा है? इसके अलावा फिर ये बोल रहा है कि इंडिया में नीड फॉर रिफॉर्म्स इन कॉलेज यूनिवर्सिटीज। अब इसी की बात मानकर आगे जाकर कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनती है। इसी की बात को फॉलो करते हुए बेथुन कॉलेज खुलता है। तो फॉलो किया गया था, इसके कुछ रिकमेंडेशंस फॉलो किए गए थे, स्पेशली कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास में यूनिवर्सिटी खोलने का काम। ऑल्सो फिर क्या बोलता है कि टीचर्स के लिए उनके पेडागॉगी को इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग भी होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? इससे एक फायदा होगा बेटर टीचिंग मेथोडोलॉजी, जिसका रिजल्ट क्या होता है? बेटर एडुकेशन। हो गया फायदा।
तो ये भी बोल रहा है, पूरे डिटेल में वुड्स ने अपना डिस्पैच प्रिपेयर किया था, अपना मैसेज प्रिपेयर किया था कि भाई टीचर्स ट्रेनिंग भी करवाओ, क्योंकि जब तक तुम टीचर्स को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दोगे तो उसे जो चीज सिखानी वो बच्चों तक पहुंचाएगा कैसे। दैट्स व्हाई टीचर्स ट्रेनिंग इज आल्सो रिक्वायर्ड। इसके भी ये फेवर में है। देन और ये क्या बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए, शुड ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड। कि आईटीआई की पढ़ाई, जैसे अभी आईटीआई होती है, तभी एग्जैक्टली आईटीआई नहीं थी, बट इंडियंस जो है उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दो, उनके पास बहुत सारे आर्टिस्टिक क्राफ्ट्स स्किल हैं, उससे रिलेटेड भी अगर हम ट्रेनिंग देते हैं तो एट द एंड इससे ना सिर्फ इंडियंस के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, बल्कि ये जो ब्रिटिश इंडिया है, इनडायरेक्ट रूल तभी चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, बट सबको पता था कि कभी ना कभी खत्म होने वाला है और बहुत जल्द, तो आगे जाके वो ब्रिटिश इंडिया ही तो ग्रो करेगा। इसलिए वोकेशनल ट्रेनिंग भी मेंशन किया था इसने। ये तो क्वेश्चन का आंसर भी मिल रहा है। हालांकि ब्रिटिश थे, दिल के कितने साफ थे वो तो तुमको पता है, ऊपर से गोरे लेकिन मन के काले ब्रिटिश। तो उन्होंने ये वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पार्ट किक आउट कर दिया, इग्नोर कर दिया। बहुत कम खर्च किया गया था वोकेशनल ट्रेनिंग पे। रीजन वाज वेरी सिंपल, एकदम क्लियर था। अगर वोकेशनल ट्रेनिंग इंडियंस को ज्यादा देते ना तो इनका क्राफ्ट्स, इनका आर्टिस्टिक स्किल ग्रो करता। तो वो जो हमारे कंट्री को मार्केट बना के रखा था कि रॉ मटेरियल यहाँ से ले गए फैक्ट्री में कन्वर्ट करके लाके सेल किया, तो फिर फायदा कैसे होता। इसलिए वोकेशनल ट्रेनिंग को इग्नोर कर दिया गया था आगे। वुड्स ने अपने डिस्पैच में, अपने रिकमेंडेशंस में बोला, इंप्लीमेंट नहीं करवाया गया अच्छे से, ये दिक्कत। साथ में ये बोलता है कि भैया विमेन एडुकेशन होना चाहिए। स्मार्ट था, हमारे आज के नेताजी लोगों से ज्यादा बढ़िया विमेन एडुकेशन के फेवर में है। एडुकेशन सेक्युलर होना चाहिए, मतलब जो एडुकेशन स्कूल्स में, कॉलेजेस में दिया जाना है, वो एडुकेशन कहीं से भी हिंदुइज्म, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई वुड्स डिस्पैच को आइडियल माना जाता है। इट इज कंसीडर्ड एज, जो इसका वुड्स डिस्पैच है, ये वुड्स डिस्पैच कंसीडर किया जाता है, ये मैग्ना कार्टा है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर एडुकेशन इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले, याद रखिए। मैग्ना कार्टा फॉर एडुकेशन इन इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट 1854 का, चार्ल्स वुड का। ये सारी बातें हमें चार्ल्स वुड की याद रखनी है। एडुकेशन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन ब्रिटिश इंडिया का जब आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। दिस वाज एनफ फॉर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854। चलो आगे मैं एक सीरीज तुम्हारे लिए, या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश रूल के टाइम में, इनडायरेक्ट रूल हो या डायरेक्ट रूल हो, उस टाइम में एडुकेशन में कैसे डेवलपमेंट था, वो एक कंप्लीट सीरीज में तुम्हें समझा दूंगा। अभी इस क्वेश्चन पर आ जाओ वापस। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहला, इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज। सही बात है। वर्नाकुलर बोला था प्राइमरी के लिए, एंग्लो वर्नाकुलर बोला सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के लिए, और हायर स्टडीज के लिए क्या, इंग्लिश। सही, करेक्ट। इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, आंसर शुड बी सी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। इसके रिकमेंडेशंस में तो वोकेशनल ट्रेनिंग था, अब आगे गवर्नमेंट ने अप्लाई नहीं किया, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करवाया, तो उसमें हमारे वुड्स अंकल के थोड़ा ही दोष है। आंसर क्या होगा इसका, सी। सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, उस दिन मैंने इंस्टाग्राम पे भी पूछा था तुम लोगों से, कुछ लोगों ने सही जवाब बताया था व्हाट्सएप ग्रुप में भी, आज देख लो। Which of the following statement about the Vernacular Press Act is are correct? Vernacular Press Act से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं, करेक्ट बोल रहे हैं। बार बार मैं बोलता हूँ एग्जामिनेशन में पॉजिटिव रहना है, लेकिन इतना भी पॉजिटिव नहीं रहना है कि ढूंढने बोले इनकरेक्ट और करेक्ट ढूंढ के आ जाओ। ब्लंडर नहीं करना है, वैसा भारी मिस्टेक हो जाएगा, वैसा भारी मिस्टेक नहीं करने का। चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड, इट वाज इनेक्टेड बाय लॉर्ड लिटन। ऐसा ही था, लॉर्ड लिटन, देव मानुस नहीं, दानव मानुस था। लॉर्ड लिटन ने इनेक्ट किया था। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है इट केम टू बी नोन एज गैगिंग एक्ट। गैगिंग, गैगिंग का मतलब दबाना, किसी का गला दबाना है ना, किसी के वॉइस को सप्रेस करना।
द एक्ट वॉज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन। रिपन देवमानुष था लीटन और रिपन के कंपैरिजन में। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको आना चाहिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। थोड़ा देख लीजिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कितना इंफॉर्मेशन अभी जरूरी है आपके लिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बाई, अब गवर्नर जनरल लिखूंगा या वाइसरॉय लिखूंगा? हाँ, यस वाइसरॉय, लीटन, कुतरिया लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देखो वर्नाकुलर है, इससे तुम एक आइडिया तो लगा सकते हो, अभी वुड्स डिस्पैच में भी मैंने बताया। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब द लैंग्वेज बीइंग स्पोकन बाय लोकल। तो ब्रिटिश के लिए यहाँ पे लोकल कौन थे? इंडियंस। वो बंगाल का होगा, वो गुजरात का होगा, वो बिहार का होगा, वो आसाम का होगा। मतलब ऐसा मीन्स बंगाली, भोजपुरी, हिंदी, संस्कृत, मराठी लैंग्वेजेज में लिखे जाने वाले न्यूज़पेपर वर्नाकुलर न्यूज़पेपर होंगे, राइट। सो ये जो न्यूज़पेपर जो एसएमएस हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल में लिखे जा रहे थे, इसमें क्रिटिसाइज किसको किया जाता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी को, कि देखो कैसे हमको लूट रहे हैं, सोने की चिड़िया हैं, लूट लूट के ले जा रहे हैं। तो लीटन बोला कि अरे हमको क्रिटिसाइज करेगा, ये जो भी एडिटर है इसको पकड़ के जेल में डालो, एडिटर को भी जेल में डालो, न्यूज़पेपर को सीज कर दो। दैट वाज हिज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, टू सप्रेस द वॉइस ऑफ द प्रेस, प्रेस की फ्रीडम को खत्म करना, यही पर्पस था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का। टू एंड, टू सप्रेस, टू गैग, दबाना, गला घोंटना, द फ्रीडम ऑफ प्रेस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के वजह से जो हमारे अब लोकल लैंग्वेजेज में जो न्यूज़पेपर आ रहे हैं, एक बंदा अरेस्ट हुआ था इसके वजह से, क्रिटिसाइज किया था उसने बाद में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कांग्रेस के फाउंडिंग फादर्स में से एक, ये भी अरेस्ट हुए थे इस एक्ट के अंदर आकर, इस एक्ट के अंदर फंसकर। कई और न्यूज़पेपर के एडिटर्स को अरेस्ट किया गया, न्यूज़पेपर को सीज किया गया, प्रेस तक को सीज कर दिया गया। इंडियंस ने क्रिटिसाइज भी करना शुरू किया कि तुम तो झूठ बोलते हो कि यू आर हेयर फॉर गुड गवर्नेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में बोला था ना कि गुड गवर्नेंस के लिए ब्रिटिश यहाँ पर है। इंडियंस ने बोला कि नहीं ये झूठ है, आप यहाँ पर किस चीज के लिए हैं? तो आप यहाँ पर क्या है, इंडियंस को सप्रेस करने के लिए, तभी प्रेस फ्रीडम खत्म कर रहे हैं। इसको रिपील किसने किया? रिपील करने का काम कौन करेगा, खत्म करने का काम कौन करेगा? तो इसके बाद जो आया था देवमानुष, देवमानुष लिखो इसके साथ, याद रहेगा इसकी एक्टिविटीज। रिपन मतलब वाइसरॉय रूपन। रिपन जो नेक्स्ट वाइसरॉय आता है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर देता है, खत्म कर देता है। यही था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आ जाइए। तो पहला स्टेटमेंट, इट वाज इनेक्टेड बाय लीटन। अच्छी बात है भाई। इट केम टू बी नोन एज अ गैगिंग एक्ट। गैगिंग मतलब गला दबाना, दम घोटना, आवाज दबाना, बिल्कुल वैसा ही कुछ था। द एक्ट वॉज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन। सही है, देवमानुष रिपन ने इसको रिपील किया था, कैंसिल किया था। तो आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। आंसर क्या होगा? की हो वो आंसर? सही है, बताओ। ऐसे एनालिसिस करना है पीवाईक्यू को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following were the reasons for the failure of the revolt of 1857? 1857 के रिवोल्ट के फेल्योर के रीजन क्या क्या है? कंप्लीट सक्सेस नहीं मिला उसके रीजन क्या क्या है? देखो कंप्लीट फेल्योर नहीं था, मैं तुमको हमेशा क्लास में बताता हूं, चाहे 1857 हो या बैटल ऑफ बक्सर हो या क्विट इंडिया मूवमेंट हो, कंप्लीट सक्सेस भी नहीं मिला तो कंप्लीट फेल्योर भी नहीं था। हमारा पर्पस क्या है? एनालिसिस करना कि कितना अचीवमेंट है, कहां सेटबैक था। ठीक है, आ जाओ। पहला क्या है? द मिलिट्री सुपेरियोरिटी ऑफ द ब्रिटिश। बात तो थी गाइज, नो डाउट हम बहादुर थे। एक 70 साल का बूढ़ा कुंवर सिंह अंग्रेजों के दांत खट्टे कर रहा था, तो बहादुर तो थे हम। अगर सारे नौजवान मिल जाते हैं, सारा यूथ मिल जाता, तो सोचो अंग्रेजों को कहां खदेड़ देते। बहादुर थे, लेकिन मिलिट्रियली ब्रिटिश हमसे सुपेरियर थे। उनके पास बेटर आर्म्स थे, बेटर इक्विपमेंट्स थे। सिर्फ आर्म्स ही नहीं,
कम्युनिकेशन का भी बेटर मेथड था। हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कबूतर जा 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 से, घुड़सवार चपाती में मैसेज लिख के जा रहा है, भूख लगी खा गया, खत्म हो गया। तो मिलिट्री सुप्रीमेसी थी, कुछ चीजों में हम लैग कर रहे थे, ये एक रीजन है, ड्रॉबैक है। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, हाँ भैया ये सही है, ऐसा था। सेकंड, द रेबल्स डिड नॉट हैव ए यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी। अब ये भी सही है। 1857 के रिवॉल्ट को लेकर गुस्सा तो कई दिनों से था, कई सालों से था, है ना। 1857 स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी नहीं है, पढ़ रहे हैं ना कि भाई इकोनॉमिक पॉलिसी भी रिस्पॉन्सिबल है, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो गुस्सा तो बहुत दिनों से चला रहा है। इवन जो सोल्जर था, जो सिपाही था मंगल पांडे जैसे, उनके अंदर भी गुस्सा था। उनका भत्ता खत्म कर दिया, पोस्टल ड्यूटी खत्म कर दिया, पोस्टल ड्यूटी में रिबेट खत्म कर दिया। अब वो संदेशे आते हैं, गाना कैसे गाएगा, संदेशे भेज ही नहीं सकता था। लेकिन क्या था कि यूनिफाइड प्रोग्राम नहीं डेवलप कर पाए थे। मेरठ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, मेरठ के पास में दिल्ली थी, पहुंच के बहादुर शाह जफर के पास। अब ये नहीं सोचा कि यार बहादुर शाह जफर बूढ़ा राजा जो कि खुद तो अंग्रेजों के रहमो करम पे जिंदा है, वो क्या लीड करेगा। नाना साहेब बहादुर थे, तात्या टोपे बहादुर थे, बेगम हजरत महल बहादुर थी, रानी लक्ष्मीबाई, सब लोग थे, कुंवर सिंह, लेकिन सब अलग अलग थे। सबके बीच एक यूनिफाइड प्लान नहीं था। तो यूनिफाइड प्लान नहीं था, जिसके वजह से जो सामने दुश्मन है वो दुश्मन स्ट्रांग था, आपका अपोजिशन जो ब्रिटिश है वो स्ट्रांग था। यहां पर भी कमजोरी रह गई। थर्ड, देयर वाज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल, सोसाइटी में स्पेशली जो पढ़ा लिखा वाला ग्रुप था, द इंटेलेक्चुअल्स, द इंटेलिजेंसिया, मिडिल क्लास एंड द हायर क्लास इंटेलिजेंसिया, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं सपोर्ट किया मुझे बताना। ये आंसर मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया या मिडिल क्लास और एलीट क्लास इंटेलिजेंसिया, मतलब जो एडुकेटेड लोग थे, दे रिमेन्ड न्यूट्रल, दे रिमेन्ड सेपरेटेड। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों को सपोर्ट कर दिया, लेकिन अपने रेबल भाइयों को भी सपोर्ट नहीं किया। क्यों, रीजन इसके पीछे क्या, दैट आई वांट फ्रॉम यू। सो थर्ड स्टेटमेंट भी नहीं। इवन कई राजाओं ने सपोर्ट नहीं किया। सिंधिया जी के बारे में तो कई बार तुमको कहानी सुनाया है ना। सिंधियाज थे, पटियाला थे, राजपूत के कई रूलर्स थे, राजपूताना के, इन्होंने किसको उल्टा सपोर्ट किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन से भी सपोर्ट नहीं मिलता है। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। आपसे पूछ भी क्या रहा था, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो कौन सा होगा भैया, ऑल ऑफ द अबव। ये आंसर मुझे चाहिए। मिडिल क्लास या एलीट क्लास या एडुकेटेड क्लास ने क्यों सपोर्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड लीटन इज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। फिर से वही लीटन आ गया, थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल अपीयर्स वाला, छोड़ ही नहीं रहा है। देखो लीटन, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एसोसिएटेड नहीं, नॉट एसोसिएटेड। ध्यान देना है, ऐसे अपने आप को चौगद्दे से चौकन्ना रखना है एग्जामिनेशन में। लीटन किस चीज से एसोसिएटेड नहीं था। तो आर्म्स एक्ट, अब ऊपर से पढ़ते हैं। स्ट्रेची कमीशन क्या था भैया। अब ये देखो पीवाई को करने के टाइम में वो सोचने वाले में आ गए कि क्या था, सोच रहे हैं। आर्म्स एक्ट, अब आर्म्स एक्ट हम ये पढ़ते हैं कि लीटन आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए तो जाना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से टू गैग द प्रेस, और आर्म्स एक्ट में क्या था कि इवन इफ इंडियंस हैव वैलिड लाइसेंस फॉर आर्म्स, फॉर कैरिंग गन, फायर आर्म्स, दे कैन नॉट यूज इट, दे कैन नॉट कैरी इट। इसके पीछे रीजन बड़ा इलॉजिकल बेहुदा दिया था उसने कि पिछले बार तुम्हारे पास हथियार थे 1857 में, तो तुम में से कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, दैट्स व्हाई यू आर नॉट अलाउड। वैसे ही अमेरिकियों के लिए होना चाहिए, वो आर्म्स का अलग ही यूज करते हैं, बट हम इंडियंस को भी यहाँ पे इसने अनइक्वल ट्रीटमेंट दिखा दिया कि देखो इंडियंस की उसकी नजर में क्या औकात थी। आर्म्स एक्ट इसी का लाया हुआ था, टू नॉट अलाउ the Indians carrying firearms. अब इल्बर्ट बिल हम जानते हैं कि भैया ये तो देवमानुस लेकर आए थे। कौन सा देवमानुस, रिपन।
एक्सप्लेन करूंगा मैं तुम्हें रिपन के बारे में भी इल्बर्ट बिल में, अभी थोड़ा ब्रीफ में देख लो, अदरवाइज रिपन के क्वेश्चन में करते। इल्बर्ट बिल क्या, लॉर्ड रिपन इल्बर्ट के लीडरशिप में, इल्बर्ट के प्रेसिडेंटशिप में एक बिल बनाता है। पहले बिल था, वो क्या बिल था, टू एंड द डिस्क्वालिफिकेशन विच वॉज इम्पोज्ड ओवर इंडियन जजेज, कि एक बेंच में अगर 5 जज बैठे हैं, उसमें से एक इंडियन है, एक ही इंडियन होगा, ज्यादा इंडियन को तो बैठाते नहीं थे, तो जब सामने वाला जो कन्विक्ट है वो इंडियन है तो पांचों मिलकर उसको सजा सुनाएंगे, उस केस पे प्रिसाइड करेंगे। लेकिन अगर वो कन्विक्ट यूरोपियन है, देन इंडियन जज इज नॉट क्वालिफाइड टू प्रिसाइड ओवर दिस केस। ये भेदभाव क्यों, तो इसी भेदभाव को एंड करने के लिए रिपन इल्बर्ट बिल लेकर आता है। हालांकि यूरोपियंस के अपोजिशन के वजह से उसको उस बिल को अमेंड करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। जो चेंज्ड बिल पास हुआ, उस बिल से ओरिजिनल पर्पस ही फुलफिल नहीं हुआ। इंडियंस को एक मैसेज गया कि आम इंसान तो आम इंसान, इवन इंडियन जजेस की भी औकात नहीं है ब्रिटिशर्स के आंखों में। और 1885 में कांग्रेस के फॉर्मेशन में ये इंसिडेंट एक ब्लेसिंग साबित हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ये भी रिपन लेकर आता है। मतलब ये तीनों चीज, जस्ट अ मिनट, चलो, तो ये तीनों चीज अभी तक हमने देख लिया जो हमें मालूम है। दिस वन इट वाज रिलेटेड टू लीटन, दिस वन इट वाज रिलेटेड टू लीटन, दिस वन इट इज रिलेटेड टू रिपन। आंसर तो वैसे आपको मिल चुका है, आंसर आपको मिल चुका है। आंसर क्या मिला कि ये लीटन से रिलेटेड नहीं है ना, लॉर्ड लीटन इज नॉट एसोसिएटेड विथ, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, ये लीटन के बाद जो वायसरॉय आया हमारा देव मानुस रिपन, उससे रिलेटेड। लेकिन स्ट्रेची कमीशन क्या है, पीवाईक्यू एनालिसिस का मतलब कि पीवाईक्यू में कुछ नया मिला वो हमें सीखना है, सीखो। स्ट्रेचे कमीशन, स्ट्रेचे कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय, यस, लिटन, लिटन नहीं अपॉइंट किया था। स्ट्रेचर कमीशन क्या था, तो कंट्री बार बार इंडिया में बार बार, कभी महाराष्ट्र में कभी बंगाल में फेमाइन के वजह से, सूखा अकाल पड़ने के वजह से लोगों को खाने की दिक्कत हो जाती थी। लिटन के टाइम में भी अकाल पड़ा था, तो इसलिए स्ट्रेचर कमीशन बनाया गया आधे दिल से, हाफ हार्टली, क्योंकि ब्रिटिश इतने उदार तो नहीं थे कि इंडियंस के भूख की कदर करें। स्ट्रेचर कमीशन में मेजर्स दिए गए थे कि जब भी ऐसा सूखा अकाल पड़ेगा तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट रेवेन्यू रेट्स कम कर दे या कलेक्ट ही नहीं करे, या लोग जो वेजेज हैं, वर्कर्स के वेजेज, फैक्ट्री में वर्क करने वाले वर्कर्स के वेजेज, वो वेजेज बढ़ा दें, ताकि जब उनके पास पैसा रहेगा तो उस पैसे से वो खाना लाकर रखेगा अपने पास, कुछ पहले से बचा कर रखेगा या उस टाइम में खरीदेगा तो उसको खाने की दिक्कत नहीं होगी। मतलब हाफ बेक्ड मेजर्स थे फेमिन से डील करने के लिए, टू डील विथ फेमिन, फेमिन से अराइज होने वाला हंगर इन इंडिया। हाफ बेक्ड मेजर, ऐसा नहीं कि मेजर्स एकदम सोच समझ के अच्छे से बनाए गए थे, हाफ बेक्ड, आधे दिल से। वैसे भी इनको हमारी भूख की कहाँ परवाह होती थी। स्ट्रेच हो गया, पीवाईक्यू से ये सीखने मिलता है, बाकी चीज एनालिसिस भी कर लिया। यही मेथड है, रेगुलर करते रहेंगे हम लोग, इस चीज को याद रखना है स्ट्रेचर कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। कौन कौन है भैया, होम रूल मूवमेंट, सूरत स्प्लिट, खेरा सत्याग्रह, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी समझिए आप, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी कई लोगों का फेवरेट चीज रहता है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना। होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया 1916 में, 1916 से अराउंड 18 तक चलता है। सूरत स्प्लिट, जब सूरत सेशन में 1907 में कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये क्वेश्चन बनाने के बाद तुम लोग को भी डांस करने का मन करेगा, खुश होने वाला वो वाला। सूरत स्प्लिट, हाँ बस डांस करना, डांस करते हुए स्प्लिट नहीं होना है, टूटना फूटना नहीं है। सूरत स्प्लिट, जब कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, कौन था प्रेसिडेंट इस सेशन में, इस सेशन में कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, रास बिहारी घोष की बोस, हाँ बताना कौन। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में क्लियर डिवीजन हो जाता है, कांग्रेस वीक पर जाती है।
खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात में फार्मर्स के हेल्प के लिए, उनके सपोर्ट के लिए। मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में, जहां से मुस्लिम पॉपुलेशन को सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया गया। मॉडले वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये शुरू में उसका नाम लिखना चाहिए था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मिंटो कौन है? मिंटो इज द देन वाइस रॉय, है ना, ये सीनियर है इसलिए इसका नाम पहले लिखना चाहिए। बट अब क्या करोगे, पीवाईक्यू में ऐसा ही था, तो अब उनको जाके तुम बोल तो नहीं सकते ना, आपको आंसर चूज करना ही है। वैसे यहाँ से मुस्लिम पॉपुलेशन को सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया गया, तो अब खुद से अरेंज कर लीजिए और आंसर बता दीजिए, क्या आंसर होगा? इनमें से कौन सा आंसर होगा अरेंज करके, राइट? एंड ब्रीफली जो पॉइंट्स मैंने बताए वो भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब फिर इन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इन टॉपिक से रिलेटेड, देन वी वुड डिस्कस दोज थिंग्स इन डिटेल। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्या मैंने तुम्हारे लिए रेडी रखा है? In which of the following movements did Mahatma Gandhi make the first use of hunger strike as a weapon? हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन। आजकल लोग अपनी बात मनवाने के लिए हंगर स्ट्राइक करते हैं। हमारे नेताजी लोग जो आजकल फर्जी में हंगर स्ट्राइक करते हैं, पब्लिक के सामने हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, राम का नाम ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं, पीछे जाके बर्गर समोसा खा रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं, कई लोग। उन नेताजी के चक्कर में नहीं पड़ना है। नेताजी एक ही थे हमारे असली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी जी ने कब हंगर स्ट्राइक का यूज किया था? पहली बार नॉन कोऑपरेशन, बारदोली, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्या है? तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है जहां पे अहमदाबाद के मिल वर्कर्स अपने वेजेस में इंक्रीज डिमांड कर रहे थे अप टू 75%। किस फॉर्म में? प्लेग बोनस के फॉर्म में। अब गांधी जी ने यहाँ हंगर स्ट्राइक ही क्यों यूज किया? तो गांधी जी वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं कि अप टू 75% हमारा पेमेंट हाइक कर दो, प्लेग बोनस के जैसा। मिल ऑनर्स बोला कि नहीं देंगे, नहीं, 25% ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं, हमको भी लॉस हो रहा है वॉर की वजह से, वर्ल्ड वॉर चल रहा है ना। तो गांधी जी ने पहले मिल ऑनर से बात की, जो कि कोइंसिडेंटली उनके दोस्त निकले, सारा भाई फैमिली, अंबालाल सारा भाई फैमिली। तो अब अपने दोस्त से बात की मिल ऑनर से, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। तो जब सामने वाला अपोनेंट आपका अपना हो, तो हंगर स्ट्राइक एक वेपन गांधी को दिखा कि अगर मैं खुद सेक्रीफाइस करता हूं, मैं अपना खाना त्याग देता हूं, तो वो जो सामने वाला है वो तो मेरा अपना है, वो तो इंडियन है। सामने वाला ब्रिटिश होता है तो हंगर स्ट्राइक की परवाह नहीं होती, ब्रिटिश बोलता है कि अच्छा है तू मत खा, तू चले जाएगा, हमारा काम आसान होगा। लेकिन सामने वाला तो अपना था, दोस्त था, इंडियन था, इसलिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक चूज किया कि मैं ही खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन अपने लिए नहीं, इन वर्कर्स के लिए। धीरे धीरे जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी रेडी हुए कि हाँ भाई अब बात तो करना चाहिए, एक नया मेडिएशन का तरीका निकाला गया। That's why hunger strike was used. Correct answer is this. These are the methods, these are the questions for today's PYQ analysis. आज के लिए ये questions थे PYQ analysis के। ऐसे ही PYQ एनालिसिस हमें कंटिन्यू करना है, ताकि पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस क्वेश्चंस का हमको फायदा हो, हमको लाभ हो। ठीक है? सो स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।